अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब की एक ऐसी शख्सियत का जिसने हिंदी के साथ साथ उर्दू की बेजबहा खिदमात अंजाम दी। ये नाम है सर्वेश चंदौसवी का। आज के इस एपिसोड में हम सर्वेश चंदौसवी की हयातो खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। नाजरीन, उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर सर्वेश चंदौसवी की पैदाइश 1 जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चंदौसी में हुई। यही वजह है कि उन्होंने शायरी की मुनासबत से अपना नाम सर्वेश चंदौसवी रखा। उनका असल नाम सर्वेश कुमार गुप्ता था। बचपन से बहुत ज़हीन थे, शेर व शायरी से शगफ था। अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बीएससी कंप्लीट किया। बहुत शुरू से ही उर्दू शेर व अदब की महफिलों में शरीक रहते और लुत्फ अंदोज होते। आइए नाजरीन, सर्वेश चंदौसवी पे मजीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। उस्ताद मोहतरम सर्वेश चंदौसवी साहब का जन्म 1 जुलाई 1949 को मुरादाबाद के नज़दीक बड़े मशहूर चंदौसी कस्बे में हुआ। चंदौसी यूँ तो एक छोटा कस्बा ही है, मगर साहित्यिक गतिविधियों में चंदौसी का नाम बहुत ही ऊपर रहता है। और 12 साल की उम्र से ही उस्ताद ने वहाँ की रामलीलाओं में भाग लेना शुरू किया। और 12 साल की छोटी उम्र में एक बार जो रामलीला के निर्देशक को उन्होंने दोहों का शुद्ध स्वरूप में जो दोहे वहाँ पढ़े जा रहे थे रामलीला में, उनको ठीक करके दिखाया। तो ये उनकी प्रतिभा का पता लगा कि 12 साल की उम्र में ही बिना सिखाए वो दोहों के मामले में या साहित्य या अरूज के मामले में बहुत ही ऊंचा मुकाम ये कुदरत की तरफ से ही मिला हुआ था। प्रैक्टिस तो या सीखा तो बहुत बाद में रहा होगा, मगर उन्हें कुदरत की तरफ से ही ये हासिल था कि वो अपने आप ही सुन सुन कर ही उसको याद कर लेते थे और उसको अमल में भी लाते थे। तो वह रामलीलाओं में करते हुए फिर वो कवि सम्मेलनों के मंच पे आए, पर कुछ हिंदी कवि मंचों की राजनीति के कारण फिर वो धीरे धीरे उर्दू अदब की तरफ आए और उर्दू अदब में वो मुकाम उन्होंने हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उन्होंने भीषम प्रतिज्ञा की कि मैं सन 2014 में 14 किताबें, 15 में अलग से 15, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18, 19 में 19 और 20 में 20 किताबें मंजर आम पर लाऊंगा। और ये उन्होंने किया भी। 2014 में उनकी 14 किताबें आईं तो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। उसके बाद 15 में 15, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18 और 19 में 19 किताबें उनकी आईं। 20 में 20 किताबें भी आनी थीं और काम चल ही रहा था, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। कहावत है कि खलक चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए चलते परमपिता परमेश्वर ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया और वो किताबों का काम बीच में रह गया, 20 किताबों का। मगर उनके शागिर्दों ने उनके प्रण को पूरा करने के लिए उस कोरोना काल में भी पूरी जी जान की बाजी लगाकर 2020 ख़त्म होने से पहले ही 27 दिसंबर 2020 को दिल्ली के हिंदी भवन में उन 20 किताबों को तैयार करके उनका इजरा कराया, ताकि उस्ताद की आत्मा को शांति मिले और उनका प्रण झूठा ना हो जाए। तो 20 इस तरह 119 किताबें उनकी मंजर आम पर आईं, जिनमें अलग अलग चीज़ें, गज़लें हैं, आमतौर पर गीत हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं और ऐसी ऐसी विधाएं जो आज लुप्त हो गई हैं। जैसे समझिए तसलीस, माहिए, जिन्हें अब कोई लिखता ही नहीं है, बहुत कम लोग तसलीस लिखते हैं, उसके ऊपर भी उनकी किताबें हैं। तो इस तरह वो उन्होंने एक साहित्य को इतना माला माल किया है अपनी कलम से कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण ही मिलना मुश्किल है। अगर भूले से आ जाती हवाएं बंद कमरे में तो घुटकर मर नहीं पाती दुआएं बंद कमरे में। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से सजाया है डीडी उर्दू ने आपके लिए, और लुत्फ अंदोज होते हैं। अगर भूले से आ जाती हवाएं बंद
कमरे में सजा रखा है बेजान परिंदा, ये देख रहा खिड़की से हैरान परिंदा। नाजरीन, जब हम सर्वेश चंदौसवी की शायरी पे गुफ्तगू करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनका कलाम उस्तादाना कलाम है। उनके यहाँ जिंदगी के ज़ेरो बम हैं, उनके यहाँ हयात का फलसफा है, उनके यहाँ सादगी है, जोश है, असलियत है। हत्ता के उनके यहाँ वो तमाम लवाजमात मिलते हैं जो एक अच्छी शायरी के लिए ज़रूरी है। सर्वेश चंदौसवी की शायरी में मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज पाया जाता है। एक तरफ तो वो ज़िंदगी की नाहमवारियों को अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं, उससे लड़ते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ जो क्लासिकी शायरी है उसका जो लहजा है उसके साथ भी इंसाफ करते हुए कामयाब दिखाई देते हैं। वहाँ उनकी शायरी में जो इस्तिआरात, जो तशबीहात का जो इस्तेमाल उनके यहाँ पाया जाता है, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्वेश चंदौसवी साहब बहुत मंझे हुए फ़नकाराना सलाहियत के मालिक थे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुट्ठियों में कांच के टुकड़े दबाकर देखिए, जब लहू रिसने लगे तो मुस्कुराकर देखिए। वहीं दूसरी तरफ एक और गज़ल में ये कहते हैं कि दे गई ताज़ा हवा खुशबू का नजराना मुझे, अब समझता है तो समझे फूल बेगाना मुझे। सर्वेश चंदौसवी साहब की शायरी और शख्सियत, वो जो हमारी मुश्तरका तहज़ीब है, उसके भी अलंबरदार थे। उस हवाले से वो न सिर्फ़ उसको शायरी करते थे बल्कि यूँ कहें कि उसको जीते थे। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पहले दिलों से सोच विशैली निकालिए, फिर एकता के नाम पे रैली निकालिए। उस्ताद सर्वेश चंदौसवी का शायरी का जो फ़न है वो बहुत मजबूत पहलू था। जो शागिर्द, जिसको अपनी शागिर्दी में लिया करते थे जिन नए सुखनवरों को, तो गज़ल की इस्लाह के साथ साथ वो फ़न की बारीकियों को भी वहाँ सिखाया करते थे। और यही वजह है कि जो उनके शागिर्दान हैं उनमें से ज़्यादातर के पास ख़ुद कफ़ील हो चुके हैं, वो किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है किसी इस्लाह के लिए। ज़ख्म बदन पर खाते हैं फिर ज़ख्म भराई देते हैं, हमको तो मजबूर हमेशा लोग दिखाई देते हैं। आइए नाजरीन, इस फलसफियाना कलाम को खूबसूरत आवाज़ में मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जख्म बदन पर खाते हैं, जख्म बदन पर खाते हैं, फिर जख्म भराई देते हैं, जख्म भराई देते हैं। हमको तो मजबूर हमेशा, हमको तो मजबूर हमेशा लोग दिखाई देते हैं, जख्म बदन पर खाते हैं, जख्म बदन पर।
नाजरीन, सर्वेश चंदौसवी ने हिंदुस्तानी अदब के नस्र और नज्म के इलाके में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने गज़लें कहीं, गीत कहे, दोहे कहे और कहानियां भी लिखी। 2014 में उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया गया। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 119 किताबें लिखी। मेरा बड़ा ये सौभाग्य रहा सर्वेश चंदौसवी जी के साथ समय बिताने का। 2013 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। अन्य शिष्यों के साथ मैं भी उनसे गज़ल सीखता था। उनके बारे में जितना कहा जाए वही कम है। एक धारणा बड़ी उनकी ये थी कि बड़े कठोर हैं, बहुत कम लोग उनसे जो है निकटता बना पाते थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़ी मित्रता की तरह, दोस्तों की तरह उनका व्यवहार रहा। तो इसका जैसे थोड़ा सोच के ये पता चला कि वो बड़े गज़ल विधा को अपना एक इबादत की तरह मानते थे। जब वो किसी को शिक्षा देते थे, जब वो सिखाते थे, उस मामले में सख्त थे। मगर जब उनका पर्सनली बर्ताव होता था, जब वो टीचर नहीं होते थे, तो तब उनसे मुलायम, उनसे प्यारा इंसान मिलना ही मुश्किल था। अगर कभी हम उनके घर जाना ही होता था, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में उनके घर जाना ही होता था इस्लाह के लिए, फ़ोन पर कब तक होगी, जाना तो पड़ता ही था। तो मतलब जिस दिन उन्हें पता होता था हम लोग आएंगे, दादा सुबह से ही खाने पीने की तैयारियों में लग जाते थे। गम की पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है, सच तो यह है आदमी की जिंदगी खतरे में है। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। गम की पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। गम की पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। सच तो ये खुशी खतरे में
सबब मेरे पुरखों की बनाई झोपड़ी खतरे में है। मेरे पुरखों की बनाई झोपड़ी खतरे में है। सच तो ये है आदमी की जिंदगी खतरे में है। गम के पे हम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। अहद हाज़िर पर करूँगा तब सिरा बेलौस में। अहद हाज़िर पर करूँगा तब सिरा बेलौस में। जिसमें सर्वेश सच्ची शायरी खतरे में है। जिसमें सर्वेश सच्ची शायरी खतरे में है। हम की पे हम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। हम की पे हम बारिशों से हम की पे हम बारिशों से हम की पे हम बारिशों से। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने सर्वेश चंदौसवी की हयातो खिदमत पे बात की और उनकी गजलों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेजबान सलमान सईद को इजाजत दें। खुदा हाफिज।